नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे कहा जाता है भगवान विष्णु जो है वो त्राण करता है या फिर पालन करता है। क्या विष्णुदेव साय बीजेपी के भगवान विष्णु के वो नाम को सार्थक करके पार्टी को 14 से उस मैजिक फिगर 46 तक 2023 की चुनाव में पहुंचा पाएंगे? कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है अभी भूपेश बघेल। क्या लोकप्रियता में विष्णुदेव साय 2023 तक टक्कर दे पाएंगे भूपेश बघेल को? जिस हिसाब से सरकार ने किसानों को लेकर योजनाएं चला रही है, इसकी क्या काट है? बीजेपी नए सिरे पे संगठन को खड़ा करने के लिए विष्णुदेव साय को तीसरी बार कमान सौंपी है। क्या विष्णुदेव साय पार्टी को उस मुकाम तक ले पाएंगे? क्या बीजेपी के तकदीर को विष्णुदेव साय बदल पाएंगे? आज इसी विषय पर जवाब लेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है महेंद्र छाबड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद उपासने संघ से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सच्चिदानंद जी। और साथ ही बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है और बीजेपी कांग्रेस सबको बहुत करीबी से देखते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा महेंद्र छाबड़ा जी से। छाबड़ा जी, जिस हिसाब से विष्णुदेव साय को कमान सौंपा गया है, आप कांग्रेस के लिए कितना खतरा मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ को उन्होंने प्राथमिकता में लिया ही नहीं है। उसका प्रमुख कारण यह है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परास्त होना पड़ा, डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक की जो जोड़ी है, जिसने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इतनी दुर्गति कर दी कि अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता में रखा ही नहीं है और अब विष्णुदेव साय को कमान दी है। मुझे नहीं लगता कि विष्णुदेव साय कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन 1.5 वर्षों में कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसका प्रमुख कारण यह भी था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने ऐसा कोई अवसर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जिसमें वो सड़क पर उतर सके और भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाने में पूरी तरह से असफल भी रही है। केवल एक अवसर इन्होंने खोजबीन कर निकाला था, जिसमें वो राज्यपाल के यहां गए और एक ज्ञापन सौंपने का काम किया, जिसमें इनको 3 दिन तक मशक्कत करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को इकट्ठा करने में कि आ जाइए, एक मंच पर आ जाइए और राज्यपाल को कम से कम एक ज्ञापन देकर अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं। छाबड़ा जी, बड़ा प्रकोप चल रहा था कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। और ये सब प्रमुख कारण मैं इससे जोड़ते हुए बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का गुटबाजी का परिणाम है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कहीं आने वाले समय में भी आप देखेंगे, चाहे विष्णुदेव साय जी इनसे भी ले लीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव साय जी अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर सिमट गई है। अब आखिर ये क्या परिणाम दिखा पाएंगे? बचा हुआ 3.5 वर्ष केवल गुटबाजी में इनका चला जाएगा। जी, ठीक है। उपासने जी, जिस हिसाब से कांग्रेस कह रही है कि आपकी पार्टी गुटबाजी में फंसी है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी है, बहुत सारे गुटों में बिखर गई है। पहली बात, मेरा सवाल यही है कि कोरोना के संघर्ष के बीच में पार्टी ने नए अध्यक्ष का नामांकित किया, इसके क्या कारण है? दूसरी बात, एक आदिवासी चेहरा को सामने लाकर 2023 तक क्या यही रहेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? उपासने जी। जी, पहले तो मैं छाबड़ा जी को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति आज तक नहीं कर सकी है। एक परिवार तक ही सीमित होती है, चाहे सोनिया हो चाहे राहुल गांधी हो। पहले भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए ना। आज तक अध्यक्ष मिल नहीं पा रहा है, इसको टोपी उसको टोपी पहनाने का काम। तो वो काम पहले कर, अपने पार्टी को पहले देख लें कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस पार्टी की हालत है
वो केवल एक प्रदेश की बात सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने शून्य से यात्रा प्रारंभ की और कांग्रेस को चुनौती देते हुए हमने 15 वर्ष इस प्रदेश में राज्य किया, सारे कांग्रेस के गढ़ को तोड़ते हुए। तो ये वही पार्टी है जिसने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चाहे 2008 का चुनाव हो उसको लड़ा, नगर निगम के चुनाव लड़े उसको जीता। और सबसे बड़ी बात ये जो बात कह रहे हैं विधानसभा चुनाव की, विधानसभा के ठीक 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दशा होती है ये उनको मालूम है। जो 64 सीटों पर जीते उतने पर भी वे पर उससे भी ज़्यादा सीटों पर पराजित हो गए और वोटों का प्रतिशत भी कितना इनका गिर गया वो ग्राफ भी उनके सामने रिकॉर्ड में होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, इन्हें यदि विष्णुदेव साय जी को अध्यक्ष बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की यह संगठनात्मक व्यवस्था है और हम चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जितनी बातें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये काम किए वो काम किए, कांग्रेस तो आज जिस मुकाम पर पहुंची है विधानसभा चुनाव में, जो झूठ का पुलिंदा लेकर, गंगाजल हाथ में लेकर जिस प्रकार से जन घोषणा पत्र के नाम पर धोखाधड़ी इस प्रदेश के साथ की, और यही कारण है कि वो सत्ता में काबिज हो गई। जनता ने उस बहुरूपी स्वरूप को पहचाना नहीं था, लेकिन आज वो सामने आ गया कि आज बेरोजगारों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, आज सब प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, जो ये कहा जा रहा है कि दमदार मुख्यमंत्री से टक्कर लेना, तो हम कहते हैं पूरी तरह से टक्कर लेंगे और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ यहां पर सरकार बनाएगी। उपासने जी, जब कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से हर जगह पे विफल है तो फिर आप आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे हैं पार्टी के खिलाफ? उपासने जी, या आंदोलन हमने बहुत किए हैं, आंदोलन नहीं किया ऐसी बात नहीं है। आंदोलन हमारा तो आंदोलन हमारी पहचान ही रही है और आंदोलन हमारी पहचान ही रही है। अभी भी कोरोना के इसमें हमने अनेक अवसरों पर इनको ज्ञापन दिए हैं, अनेक अवसरों पर राज्यपाल से मिले हैं, अनेक ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने राज्यपाल से भेंट की है। तो जब आंदोलन का सड़क पर लड़ाई लड़ने का भी समय आएगा तो हम सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा में लड़ाई लड़ने का समय आएगा। विधानसभा में इतना गुरूर में मत रहिए कि आपको कोई एक छत्र राज्य यहाँ पर मिल गया है, और भारतीय जनता पार्टी आपके इस चुनौती को स्वीकार करती है। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी, विष्णुदेव साय जी का जो अनुभव है, संगठनात्मक अनुभव और उनका सत्ता का अनुभव भी, लगातार 20 वर्ष तक जो व्यक्ति सांसद रहता है 3000 लगातार 13 तक नेतृत्व में हम चुनाव तो इस प्रकार ठीक है जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं उस पे। आप कह रहे हैं कि छोटा राज्य मिल गया, इसके लिए खुश मत होइए। गोवा से लेके त्रिपुरा तक सबको आप गिनती में रखते हैं जब राज्य की बारी आती है, और जब विपक्ष की बात आती है तो कहते हैं छोटा राज्य है। सबसे 9वां सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। बाबूलाल जी शर्मा, मेरा सवाल यही है आपसे, 2003 के चुनाव से पहले रमन सिंह केंद्र में मंत्री थे, एक सौम्य चेहरा के रूप पे उनको छत्तीसगढ़ में लाया गया कांग्रेस के खिलाफ। क्या यही फॉर्मूला फिर से लाने की प्रयास है बीजेपी की, ताकि विष्णुदेव साय को, एक सौम्य चेहरा को फिर से खड़ा कर पाए, ताकि उसी सौम्यता को वो भुना पाए? हाँ, ये और बात है, उस वक्त की जो परिस्थिति थी, जिस हिसाब से चीजें बने थे, इस वक्त वो परिस्थिति नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं विष्णुदेव साय की नियुक्ति को और उस वक्त और अब की राजनीति को? बाबूलाल जी, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है प्रकाश जी, आपने सही दिशा पकड़ी है। और देखिए, जहां तक विष्णुदेव साय का प्रश्न है, सौम्य है, सरल है, बिल्कुल रमन सिंह का जैसा आपने व्याख्या की, लगभग उसी स्थिति में ये भी सौम्य और सरल व्यक्तित्व है, सामान्य रूप से बातचीत करते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व है। और वरिष्ठता का क्रम अगर देखें तो 4 बार लोकसभा में रह चुके, 2 बार एमएलए रह चुके। रायगढ़ जो लोकसभा सीट है, इनका पर्याय जैसा कहने लगे थे लोग, कभी हारते ही नहीं थे वहाँ पे। उस स्थिति में आप ये मानेंगे 4 बार जो है ये स्टेट मिनिस्टर रहे 4 विभागों में, 2 बार मतलब स्टेट मिनिस्टर रहे, 4 विभाग इन्होंने संभाले। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। स्टील इनके हाथ में था और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने चलाया भी। उस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो वरिष्ठता भी, लास्ट टाइम तो उनको टिकट नहीं मिला था ना बाबूलाल जी, वो अलग मुद्दा है। 2019 के चुनाव में दिखाई थी, लॉयल्टी इन्होंने दिखाई थी, और सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि मेरी टिकट आप मत दीजिए मुझे।
ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी वजह से पार्टी के चुनाव लड़ने का हाईकमान आपको बता बैठक में दूं मैं। चढ़े थे। इसलिए जो है मेरा ठीक कहना है। ये है कि उपासना जी। सही आपने जी, जो है उपासना जी, सही आप कुछ दिशा कह रहे पकड़ी थे। है। जी जी मैं कहा सबसे पहले 2019 के चुनाव में टिकट में सबसे पहले उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। वही मैं कह रहा था बिल्कुल ठीक है जी। वही मैं कह रहा था छाबड़ा कि जी, ये सबसे पहले क्या ठीक है कि उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, हाँ, सत्ता का अनुभव है, उनके संगठन का अनुभव है, उन सब के अनुभव को आप अभी जिस प्रकार से कांग्रेस ख्याली पुलाव खा रही है, तो ये ख्याली पुलाव न खाए कांग्रेस। हमने कांग्रेस के इस छत्तीसगढ़ के गढ़ को भी, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, उस गढ़ को भी तोड़ने में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में सफलता अर्जित की थी। और जिस प्रकार से छाबड़ा जी तो अभी रमन सिंह को क्यों नहीं किए? जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, सर कांग्रेस की सर स्थिति दिखती है। ये सही डॉक्टर बोले रमन सिंह जी के खिलाफ, सर रमन और सिंह, धर्मलाल कौशिक जी के खिलाफ, ठीक है, या जिस उपासना प्रकार जी, की बात उपासना जी 15 जी। साल तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, बड़ा चेहरा धर्म- है, अभी और उससे डॉक्टर पहले रमन केंद्र सिंह जी में मंत्री राष्ट्रीय रहे, उपाध्यक्ष पार्टी के हैं। अध्यक्ष भी रहे। राष्ट्रीय आप- उपाध्यक्ष के नाते आप- क्या, हाँ जी, सर छत्तीसगढ़ की जनता को संगठित करने के लिए रमन सिंह तो उनके बेहतर ऑप्शन नेतृत्व होते में हैं। हमने उनको किनारा 15 कर दिया आप वर्ष लोगों ने। शासन किया है। नहीं तो रमन सिंह जी को किनारा नहीं किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते छत्तीसगढ़ के में उनकी अहम भूमिका रहेगी। 15 वर्षों का जो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल, उसके पहले पार्टी को जीवंत करने में जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस का गढ़ तोड़ने में सफलता अर्जित की थी, वो डॉक्टर रमन सिंह जी थे, और उस गढ़ को उखाड़ फेंक किया और 15 वर्षों तक उन्होंने राज किया। तो उनकी जो कुशलता है, कार्यकुशलता है, उनका जो संगठनात्मक क्षमता है, उनकी जो सौम्य व्यवहार है, निश्चित ही आज भी उनके प्रति लोगों के मन में जो एक भाव है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो विकास पुरुष के नाम से इस प्रदेश में जाने जाते हैं, तो उनको पार्टी का, उनको पूरा छत्तीसगढ़ में उनका लाभ मिलेगा। और विष्णुदेव साय जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम मिलकर जो है इस कांग्रेस के सत्ता को हम छाबड़ा जी, देखेंगे। छाबड़ा जी, जिस हिसाब से रमन सिंह को, डॉक्टर रमन सिंह को विकास पुरुष कह रहे हैं और उनके 15 साल की शासन को सुशासन और बेहतर विकास का कार्य बोल रहे हैं, और वो क्या विष्णुदेव साय के रास्ते पे कांटा नहीं होंगे? पहली सवाल। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने इस वक्त आप किसको मानते हैं? विष्णुदेव साय कितने मजबूत विकल्प मानते हैं आप? जी, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं उपासना जी को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद हमने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को परास्त किया है। लेकिन मैं उनको ये बात बताना आज जरूरी समझता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक माया जाल बनाया और उस वातावरण को तैयार करके चुनाव जीता, उसमें छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई भूमिका नहीं है। उनके कारण छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें ज्यादा नहीं आई हैं। गलतफहमी में मन आ रहे हैं वो। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यदि उनका करिश्माई नेतृत्व होता डॉक्टर रमन सिंह का, तो नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के रहती। हमारे 2 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें वो परास्त हुए हैं। वो केवल लोकसभा चुनाव की बात कहकर और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई को महत्वपूर्ण इकाई मानने के लिए तैयार हैं। ये उनकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी में वो जीते रहे, हम तो ये चाहते भी हैं। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि रमन सिंह का सौम्य चेहरा है और क्या क्या तरह तरह की बातें बता रहे हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने इसी जो तरह तरह की बातें कही हैं उसको ठुकरा दिया है और 14 सीटों पर ला दिया है। अब इनको गलतफहमी में और इनको ख्याली पुलाव में नहीं रहना चाहिए कि हम 2023 में जीत जाएंगे। दूसरी बात, आपने भी जो प्रश्न किया है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि डॉक्टर रमन सिंह होंगे कि विष्णुदेव साय होंगे। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि इनको ही तय करना है कि अब कौन होगा, कि बृजमोहन अग्रवाल होंगे, कि सरोज पांडे होंगी, कि नंद कुमार साय होंगे, कि केदार कश्यप होंगे, कि कौन होंगे। अब ये इनको तय करना है, क्योंकि चाहे सरगुजा की देख ले, चाहे बस्तर की बात देख ले, चाहे मैदानी इलाके की बात देख ले, हर जगह इनके पास में इसी तरह की गुटबाजी में टुकड़े टुकड़े में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और आने वाले समय में 2023 आते आते ये किस स्थिति में पहुंच जाएंगे, ये खुद को इनको अंदाज नहीं है।
ये अंदाजा इनको इस बात से लगा लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में जीती है। और करिश्माई नेतृत्व यदि देखना हो तो इन 1.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और उनको आज जिस तरीके से रैंकिंग दी गई है, एक कांग्रेस पार्टी के सर्वोत्तम मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक सौभाग्य का विषय बन जाता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को उन्होंने पाया है जो छत्तीसगढ़ की एक जनता की रक्षा कर रहे हैं। हर वर्ग की आज हम चिंता कर रहे हैं। इतना बड़ी महामारी छाबड़ा जी महामारी हुई, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हमने संभाल कर रखा। पूरे प्रदेश की जनता पूरी तरह से खुशहाल है। जी, मेरा एक सवाल है, बोल लेने दीजिए उनको, बोल लेने दीजिए। 2003 के चुनाव, बोल लेने दीजिए उनको। 2003 की चुनाव में 2003 की जो चुनाव थी उस वक्त आपके पार्टी का अध्यक्ष थे डॉक्टर रमन सिंह। उसके बाद आपने कई बार अध्यक्ष बदले और कई अध्यक्ष तो इवन पार्टी के सत्ता के खिलाफ ही खड़े हो गए। उसमें शिव प्रताप सिंह सरगुजा से हैं, कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ ही खड़े हो गए, जिनको आनन फानन में हटाना पड़ा। मेरा एक सवाल है, क्या आदिवासी को ही सामने रख के किया गया? क्या संगठन में या सरकार में, कांग्रेस शासन में ओबीसी मुख्यमंत्री है और पीसीसी का अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से है, तो आपने भी नेता प्रतिपक्ष ओबीसी रखे और अपने पार्टी का अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से रखे, ताकि कांग्रेस जैसे ऐसी चलेगी वैसे ही आपकी चाल होगी। नहीं, कोई कांग्रेस के नकल करके किसी प्रकार से नहीं है। एक ऐसा नेतृत्व जो अनुभवी नेतृत्व है, मैच्योर नेतृत्व है, जिसके नेतृत्व में पार्टी ने लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते हैं, जिन्होंने संगठन को दिशा दी है, ऐसा व्यक्ति जो लगातार जो है संगठन के और सत्ता के काम में रहा है। इसलिए विष्णुदेव साय जी के नाम पर केंद्र ने यदि मुहर लगाई है तो उनके राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक यात्रा, उनकी कुशल राजनीतिक क्षमता, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की क्षमता और चुनावी रणनीति में उन्होंने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, चाहे उस समय के नगरीय निकाय चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव, सफलता उनकी कुशल रणनीति के, उनके नेतृत्व के आधार पर जो है। मेरा एक सवाल है, वो केंद्र में मंत्री रहे, उस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किए, उसको आप कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? अगर किसी को एक चेहरा के रूप पे बड़ा दिखाना है तो उनके काम को हमको लोगों के पास ले जाना होता है। विष्णुदेव साय केंद्रीय इस्पात मंत्री थे और उसी दौरान हमने ऐसा कौन सा काम किया विष्णुदेव साय जिसको आप जनता तक पहुंचा पाएंगे और कहेंगे कि उनको मौका मिला था? क्योंकि उन्हीं के टाइम पे एक दुर्घटना हुआ, कई लोग मारे गए, उसका जांच बैठा, कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। भिलाई स्टील प्लांट केंद्र सरकार की एक इकाई है जो छत्तीसगढ़ की कितने हितों की रक्षा करती है, नहीं कह पाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे है, विष्णुदेव साय की ऐसी कौन कौन सी काम है जिसको आपको लगता है जिससे पार्टी को फायदा होगा? देखिए होता है, जो दुर्घटनाओं को व्यक्ति से नहीं जोड़ा जाता कि ये कोई पैमाना नहीं है कि उनके कार्यकाल में कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, तो उसके जिम्मेदार वो हैं। इस प्रकार से कोई बातें नहीं होती है। अनेक इन 60 सालों में नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पार्टी, मैं कह रहा हूं उन्होंने दोषी हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विष्णुदेव साय जी कोई अकेले केंद्र में मंत्री नहीं थे, सारा मंत्रिमंडल और पूरे छत्तीसगढ़ के साथ उनके कार्यकाल में जितने काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आखिर उस केंद्रीय मंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ के लिए अपने विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी छत्तीसगढ़ के लिए जिस प्रकार से लाभ पहुंचा, बता दीजिए हम पूरे आंकड़े जो है जब समय आएगा उस विषय पर बात नहीं, उपासना जी रूप से बताएंगे। अगर इतना अच्छा काम हुआ, इतना अच्छा काम हुआ तो 2018 के चुनाव में उपासना जी नहीं जानते तो राजनीति छोड़ दीजिए, आप राजनीति छोड़ दीजिए जब इतनी बात नहीं जानते। एक सेकंड, मैं आप दोनों को मैदान छोड़ दूंगा सर, छाबड़ा जी को भी कर दूंगा। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर उस वक्त की केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर बेहतर छत्तीसगढ़ के लिए काम किया था तो फिर छत्तीसगढ़ में आप 15 साल के सत्ता में रहने के बाद 14 सीट में सीमित कैसे हो गए और कांग्रेस को 2/3 बहुमत कैसे मिल गई? अगर जो बीजेपी की सरकार रही केंद्र में, उन्होंने बेहतरीन काम किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर बेहतरीन काम किया था। जी जी प्लीज बोले।
होता जी, मैं पहले ही आपको कहा कि जिस प्रकार का बहिरुपया स्वरूप इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने, चाहे शराबबंदी के नाम पर पूर्ण शराबबंदी, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई कि हम आते ही और पूर्ण शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारों के खाते में 2500 रुपए डालेंगे, बिजली बिल माफ करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेंगे, इस प्रकार के जो लोक लुभावने नारे दिए, और उन लोक लुभावने नारों में जनता ये समझ गई कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो कम से कम हमारा हित इसमें समाहित होगा, हमको इतने लाभ मिल जाएंगे। लेकिन आज किसान भी ठगा गया है, जिनका 24,000 उनका जो पैसा है, छाबड़ा जी 24,000 करोड़ जवाब दे दीजिए, क्या कह रहे हैं उपासने जी का आरोप का? उनको नहीं दिया जी। जो उनको मिलना चाहिए था। न्याय के नाम पर अन्याय किया जा रहा है किसानों के साथ। उनको 2500 रुपए आपने समर्थन मूल्य कहा और केंद्र का घोषित समर्थन मूल्य उनको दे दिया और बाकी 4 किस्तों में घोषित करके जो है आज उनको झुंझुना थमा दिया। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय किसानों के साथ किया गया, बेरोजगारों के साथ अन्याय किया गया, आदिवासियों के साथ अन्याय किया, उनकी सारी योजनाएं समाप्त कर दी गई। यह सरकार क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार से, मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र की, मैं जवाब देना चाहता हूं। आजादी के बाद से एक ऐसी पहली सरकार है। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। उपासने जी, छाबड़ा जी जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, उपासने जी जवाब देना चाहते हैं छाबड़ा जी। दीजिए ना जवाब, तो उनके पास जवाब ही क्या है? जी, उपासना जी ने 2 बड़ी बातें, जब मेरे पास जवाब है, मैं उपासना जी को चुनौती देकर एक बात कहना चाहता हूं कि यदि वे गंगा जल लेकर ये बात कह दें कि हमने गंगा जल उठाकर शराबबंदी की बात की थी, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमने गंगा जल उठाकर यह बात कही थी कि हम किसानों का धान समर्थन मूल्य 2500 रुपए में खरीदेंगे, और बड़े शान के साथ और गर्व के साथ इस बात को हम कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए में खरीदेंगे। आपने जो कहा था वो आपने नहीं किया, उसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं आ रही है। हमने 1875 रुपए में धान यदि खरीदा है तो केंद्र सरकार से खरीदा, बचा हुआ जो धान का जो हम राजीव न्याय योजना लागू किए हैं, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हम किसानों का एक एक पाई जो है उनके घर तक पहुंचा कर देंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खाते में भी वो पैसा पहुंच गया है। आप अपने घर में अपना एसएमएस चेक करिए। यदि आप लोगों में साहस है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, तो अपने मोबाइल का एसएमएस चेक करिए कि उसमें पैसा आया है कि नहीं आया है। आप क्या इस राजीव न्याय योजना का पैसा अस्वीकार करेंगे? यदि आपने साहस है तो ये करके बताइए। आप पिछले दरवाजे से तो राजीव न्याय योजना का पैसा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी ऐसे लोग हैं जो तथाकथित 50 लाख मिस्ड कॉल सदस्य आपने बनाए थे, कहां गए वो? क्यों रोक कर रख लिया उसको? आप तो 53 रुपए दे रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? आपने धान का समर्थन मूल्य में खरीदने की बात की थी, कहां गया? आप झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी अब कुछ कहने के लिए छत्तीसगढ़ में नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए कि एक कुशल नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे नाकाम कर देगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और 14 सीटों में ला चुकी है, विधानसभा के चुनाव में परास्त कर चुकी है, नगर निगम के चुनाव में आईना दिखा चुकी है, पंचायत चुनाव में पीछे कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कोई भी जानने वाला नहीं। बाबूलाल शर्मा जी, इस बात को बाबूलाल शर्मा जी, मैं फाइनल कमेंट, इसीलिए उपासना जी एक सेकंड, छाबड़ा जी एक सेकंड, पार्टी का बाबूलाल जी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ नहीं है। बाबूलाल जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पे है, 30 सेकंड में मैं आपसे एक जवाब चाहूंगा। क्या विष्णुदेव साय पार्टी की अंदरूनी कलह से पहले निपटेंगे या कांग्रेस पार्टी से पहले निपटेंगे? प्राथमिकता क्या रहेगी बाबूलाल जी? देखिए, अंदरूनी कलह से भी निपटना होगा और कांग्रेस से भी निपटना होगा। दोनों काम उनको पैरेलली करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है किसी की पसंद से आज अध्यक्ष बने हैं। अच्छे व्यक्ति है, वरिष्ठ है, सौम्य है, सरल है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस जिस दिशा में भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज काम कर रही है और जिस तरह से लोकप्रियता का स्तर उसका बढ़ रहा है, उससे वो कैसा मुकाबला करेंगे, उसकी रणनीति उनको अलग से तैयार करनी पड़ेगी। मैं इस बात को कह रहा था, ये लॉयल्टी अलग बात है, लॉयल्टी उन्होंने शो की है और हाईकमान में भी सफल रहे। ठीक है बाबूलाल जी, लोकल जो आज तो समय हो गया है। ठीक है बाबूलाल जी, आज तो समय हो गया है। हमारे तीनों मेहमान महेंद्र छाबड़ा जी, सच्चिदानंद जी उपासने जी और बाबूलाल जी शर्मा, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखना होगा विष्णुदेव साय के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। क्या टुकड़े टुकड़ों गुटों में बटा हुआ बीजेपी को एक साथ रखना,
क्या इस तरह की जो स्थिति निर्मित हुई है कि पिछले 1.5 साल में एक भी बड़ी आंदोलन को खड़ी नहीं कर पा रही है बीजेपी, उसको आगे लाना, संगठन जो लगभग शून्य हो गया है उसको मजबूत दिलाना, या फिर मजबूत कांग्रेस से लड़ना, प्रायोरिटी विष्णुदेव साय को तय करना है। पर चुनौती बहुत ज्यादा है और देखना होगा 2023 तक काफी लंबी सफर है। 2002 साल में कहां तक पहुंच पाते हैं और क्या पार्टी को वाकई मजबूती दिला पाते हैं, क्योंकि प्रदेश में विपक्ष के नाम पर कमजोर विपक्षी है। आज जवाब तो देना होगा में समय हो गया है। कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।